तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि आज के इस वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं। रेशे और प्लास्टिक का संक्षिप्त विवरण, संश्लेषित रेशे क्या होते हैं और उनके प्रकार जैसे नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रिलिक आदि संश्लेषित रेशों के गुणधर्म। और हम प्लास्टिक में क्या सीखेंगे, प्लास्टिक और उसके प्रकार, प्लास्टिक के अभिलाक्षणिक गुण, प्लास्टिक और पर्यावरण में क्या संबंध है हम वो भी जानेंगे, और आखिर में विषय का सारांश। दोस्तों, हम सभी यह जानते हैं कि रेशे हमेशा से ही मानव जीवन का एक अविभाज्य अंग है। हमारे कपड़े, झोले, चद्दर और आप जो स्कूल बैग ले जाते हैं आदि बहुत सी घरेलू वस्तुएं सभी रेशों की ही बनी होती हैं। और प्लास्टिक तो आप जानते ही हैं कि आज के युग में सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाला पदार्थ बन गया है। इसका एक गुण जो कि गुण नहीं दोष है कि यह विघटित नहीं होता है। यह विज्ञान का वो वरदान बन चुका है जो आज अभिशाप बनते जा रहा है। तो अब हम जान लेते हैं कि रेशे क्या होते हैं। अच्छा, जब आप रेशे शब्द सुनते हैं तो आपके दिमाग में कपास, ऊन, रेशम आदि आते होंगे, परंतु ये सभी प्राकृतिक रेशे होते हैं। ये हमें पेड़ पौधे, पशुओं आदि से प्राप्त होते हैं। जैसे कपास और रेशम पेड़ पौधों से प्राप्त होता है और ऊन हमें भेड़ों से प्राप्त होता है। वहीं दूसरी ओर संश्लेषित रेशे मानव बनाता है, जो कि हम, इसीलिए इन्हें मानव निर्मित रेशे कहा जाता है। तो अब हम संश्लेषित रेशों को विज्ञान की दृष्टि से भी जान लेते हैं। एक संश्लेषित रेशा बहुत सी छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बनता है और हर एक इकाई एक रासायनिक पदार्थ होती है। संश्लेषित रेशे भी एक प्रकार के बहुलक ही होते हैं। बहुलक को इंग्लिश में पॉलीमर कहा जाता है। पॉली यानी अनेक और मर यानी इकाई, यानी अनेक इकाई से मिलकर बनने वाली वस्तु को पॉलीमर कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया की हर जीवित वस्तु भी एक प्रकार का बहुलक ही है और सभी प्रकार के संश्लेषित रेशे पेट्रो रसायन, जो कि पेट्रोलियम मूल का एक कच्चा तेल है, उसके विविध प्रक्रमों द्वारा तैयार किया जाता है। संश्लेषित रेशे कई प्रकार के होते हैं, जैसे रेयॉन, नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रिलिक आदि। इनमें सबसे पहला है रेयॉन। रेयॉन काष्ठ लुगदी के रासायनिक उपचार से प्राप्त किया जाता है। रेयॉन का उपयोग रेशम के विकल्प के तौर पर किया जाता है, क्योंकि रेशम एक बहुत ही अच्छा परंतु महंगा रेशा होता है, जो कि आम आदमी की पहुंच से बाहर होता है। तो वैज्ञानिकों ने रेशम के समान गुणों वाले और सस्ते रेशे का आविष्कार किया, जिसे रेयॉन कहते हैं। इसका उपयोग साड़ियाँ, रुमाल आदि कपड़े बनाने में होता है। संश्लेषित रेशे का दूसरा प्रकार है नायलॉन। नायलॉन का निर्माण 1931 में कोयला, जल और वायु से किया गया था। यह सबसे पहला पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा था। रासायनिक तौर पर नायलॉन कई प्रकार का होता है, जैसे नायलॉन 66, नायलॉन 610, नायलॉन 6 आदि, जिनमें से नायलॉन 66 और नायलॉन 6 की रासायनिक संरचना को आप देख सकते हैं। पहला है नायलॉन 66, जिसकी एक इकाई दो रासायनिक पदार्थ जो कि हैं हेक्सामिथाइलिन डायमाइन और एडिपिक एसिड को मिलाकर पानी का एक अणु निकालकर बनाई जाती है। और नायलॉन 6 कैप्रोलैक्टम नामक रासायनिक पदार्थ की इकाइयों को जोड़कर बनता है। नायलॉन शब्द के आगे आप जो अंक देख सकते हैं, वह उसकी रासायनिक इकाइयों में कार्बन की संख्या को प्रदर्शित करता है। जैसे नायलॉन 66 की दो रासायनिक इकाइयां होती हैं, हेक्सामिथाइलिन डायमाइन और एडिपिक एसिड, जिनमें प्रत्येक में 6-6 कार्बन होते हैं। और नायलॉन 6 की एक ही रासायनिक इकाई होती है, जिसमें 6 कार्बन होते हैं। अब नायलॉन के गुणों के बारे में भी जान लेते हैं। नायलॉन एक अति प्रबल, प्रत्यस्थ और हल्का रेशा होता है।
इसका तो एक तार भी इस्पात के एक तार से अधिक प्रबल होता है, इसीलिए इसका उपयोग पैराशूट और पर्वतारोहियों की रस्सी जैसे कई बहुत मजबूत चीजें बनाने में होता है। इसका उपयोग कई घरेलू वस्तुएं जैसे पर्दे, जुराबें, तंबू आदि बनाने में भी होता है। संश्लेषित रेशे का अगला प्रकार है पॉलिएस्टर। पॉलिएस्टर एस्टर नामक रसायन की इकाइयों से मिलकर बनता है। एस्टर वही पदार्थ होते हैं जो फूलों को अपनी अभिलाक्षणिक खुशबू प्रदान करते हैं। जैसा कि आप नीचे देख सकते हैं, रासायनिक तौर पर पॉलिएस्टर दो रासायनिक पदार्थों से मिलकर बनता है। इथेनडायोल की 2 इकाइयां और टरथैलिक एसिड की 1 इकाई मिलकर पानी के 2 अणु निकालने पर पॉलिएस्टर की 1 इकाई बनती है। दोस्तों, जब कभी आप बाजार में कपड़े खरीदने जाते हैं तो दुकानदार आपको पॉलीकॉट, पॉलीवूल, टेरिकॉट आदि वैरायटी के कपड़े बताता है। ये सभी पॉलिएस्टर के ही प्रकार होते हैं। पॉलिएस्टर में 2 रेशे काफी लोकप्रिय हैं, टेरिलीन और पीईटी यानी पॉलीएथिलीन टरथेलेट। पॉलिएस्टर का काफी उपयोग कपड़े, बोतल, तार आदि बनाने में होता है। संश्लेषित रेशे का एक और प्रकार है एक्रिलिक। जिस तरह रेशम के विकल्प के तौर पे रेयॉन का उपयोग किया जाता है, उसी तरह प्राकृतिक ऊन के विकल्प के तौर पे एक्रिलिक का उपयोग किया जाता है। क्योंकि प्राकृतिक ऊन काफी महंगा होता है, तो सर्दियों में कंबल, शाल आदि बनाने में एक्रिलिक का ही उपयोग किया जाता है। यह ऊन के समान ही दिखता है, परंतु ऊन से सस्ता और ज्यादा फायदेमंद और टिकाऊ होता है, तो यह आम आदमी के लिए काफी फायदेमंद है। तो दोस्तों, अब हम संश्लेषित रेशों के गुणधर्मों के बारे में जान लेते हैं। संश्लेषित रेशे प्राकृतिक रेशों की तुलना में कम जल सोखते हैं और सूखते भी जल्दी हैं, इसीलिए इनका रखरखाव और उपयोग अधिक सुविधाजनक होता है। संश्लेषित रेशों का एक ऐसा गुणधर्म भी है जिसके कारण उनका उपयोग अधिक सावधानी से करना पड़ता है और जो इन्हें प्राकृतिक रेशों की तुलना में बिल्कुल भिन्न बनाता है, जो कि है संश्लेषित रेशे जलाए जाने पर पिघल जाते हैं। इसीलिए प्रयोगशाला, रसोईघर आदि स्थानों पर इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये पिघलकर शरीर पे चिपक जाते हैं, जो कि हमारे जीवन के लिए घातक सिद्ध हो सकते हैं। अब जब हमने संश्लेषित रेशों के बारे में पूरी तरह से जान लिया है, तो अब हम प्लास्टिक के बारे में भी जान लेते हैं। प्लास्टिक भी एक प्रकार का बहुलक ही होता है। इसे पिघलाकर हर संभव आकार में ढाला जा सकता है, इसीलिए इसका उपयोग विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाने में होता है। हमारे घर की छोटी छोटी वस्तुएं जैसे बाल्टी, कुर्सी, मग्गे आदि से लेकर बड़ी बड़ी कारों, गाड़ियों और कारखानों में प्लास्टिक का उपयोग देखा जा सकता है। प्लास्टिक की इकाइयों की व्यवस्था 2 प्रकार की होती है, रेखीय और तिर्यकबद्ध। कुछ में रेखीय होती है जो कि कम कठोर होते हैं, और कुछ में तिर्यकबद्ध होती है जो कि अपेक्षाकृत ज्यादा कठोर होते हैं। प्लास्टिक के मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग। पहला है थर्मोप्लास्टिक। वे प्लास्टिक जो गर्म होने पर आसानी से विकृत हो जाते हैं और सफलतापूर्वक मुड़ जाते हैं और जिन्हें किसी भी आकार में ढाला जा सकता है, उन्हें थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। थर्मोप्लास्टिक का एक बहुत ही आम उदाहरण है पॉलीथीन, जिसे हम कहीं भी देख सकते हैं किसी भी चीज को इधर उधर ले जाते हुए। और दूसरा उदाहरण है पीवीसी, जिसके पाइप्स हमारे घरों में पानी के आवागमन के लिए उपयोग होते हैं। थर्मोप्लास्टिक का मुख्यतः उपयोग खिलौने, कंघी, थैलियां, पाइप्स आदि बनाने में होता है। और दूसरा प्रकार है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ये वो प्लास्टिक हैं जिन्हें अगर एक बार साँचे में ढाल दिया जाए तो इन्हें ऊष्मा देकर भी नर्म नहीं किया जा सकता। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक थर्मोप्लास्टिक के मुकाबले ज्यादा कठोर होते हैं, क्योंकि इनकी इकाइयों की व्यवस्था मुख्यतः तिर्यकबद्ध होती है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक
के कुछ खास उदाहरण हैं बेकेलाइट और मेलामाइन। इनका मुख्यतः उपयोग बिजली के बटन, फर्श के टाइल आदि बनाने में किया जाता है। प्लास्टिक के कुछ ऐसे अभिलाक्षणिक गुण हैं जिसकी वजह से इसका उपयोग विभिन्न कार्यों में किया जाता है। जैसे प्लास्टिक अभिक्रियाशील होता है, यानी प्लास्टिक जल और वायु से अभिक्रिया नहीं करता है, इसीलिए इसका प्रयोग रसायन और अन्य ऐसी वस्तुओं के संचयन में किया जाता है। दूसरी ओर प्लास्टिक हल्का, प्रबल और चिरस्थायी होता है, इसीलिए इसका प्रयोग किसी भी सामान को इधर उधर ले जाने के लिए किया जाता है। प्लास्टिक बिजली और ऊष्मा का कुचालक होता है, इसीलिए इसको बिजली के तार ढकने और खाना बनाने वाले पात्रों के हत्थे बनाने में उपयोग किया जाता है। अब जब आपने प्लास्टिक के इतने विभिन्न उपयोगों के बारे में जान लिया है, तो आप ये भी जान लीजिए कि प्लास्टिक का जितना हो सके उतना कम उपयोग करना चाहिए, क्योंकि प्लास्टिक पर्यावरण का एक सबसे बड़ा दुश्मन होता है। परंतु ऐसा क्यों? क्योंकि प्लास्टिक जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ होता है, मतलब यह प्राकृतिक क्रियाओं द्वारा विघटित नहीं होता है। इसी कारण इसका निस्तारण आज की दुनिया के लिए एक प्रधान समस्या बन गया है। जहां पर सब्जी, फल या कागज को अपरासित होने के लिए सिर्फ कुछ दिन ही लगते हैं, वहीं प्लास्टिक को अपरासित होने के लिए कई सैकड़ों साल लग जाते हैं। यहाँ तक कि प्लास्टिक जलाए जाने पर भी विषैली धूम उत्सर्जित करता है, जो कि पर्यावरण के लिए बहुत ही दूषित साबित होती है। अब प्लास्टिक के बारे में इतना कुछ जानकर आपको यह तो ज्ञात हो ही गया होगा कि प्लास्टिक पर्यावरण हितैषी नहीं है। यह वो विज्ञान का वरदान है जो अब अभिशाप बनते जा रहा है। अतः हमें प्लास्टिक से पर्यावरण को बचाने के लिए हम सभी को एक साथ होना होगा। हम सभी को मिलकर प्लास्टिक के उपयोग को कम करना चाहिए। और हम ये कैसे कर सकते हैं? जैसे कपास और जूट से बने थैलों का उपयोग करें और प्लास्टिक अपशिष्ट को पुनः चक्रित करना चाहिए। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमें 5R सिद्धांत का पालन करना चाहिए। पहला, रिड्यूस यानी प्लास्टिक का उपयोग कम करिए। दूसरा, रीयूज यानी एक बार उपयोग हुआ प्लास्टिक पुनः उपयोग करिए। तीसरा, रिसाइकल यानी उपयोग किया गया प्लास्टिक पुनः चक्रित करिए। चौथा, रिकवर यानी पुनः प्राप्त करिए। पांचवा, रिफ्यूज यानी जितना हो सके उतना प्लास्टिक का उपयोग ना करिए। अगर हम इन सभी बातों का अच्छी तरह पालन करें तो हमारा पर्यावरण जरूर प्लास्टिक मुक्त हो जाएगा। अब आखिर में मैं आपको बता देता हूं कि इस पूरे वीडियो में हमने क्या सीखा। हमने सीखा कि संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक बहुत बड़ी इकाइयों से निर्मित होते हैं, जो कि बहुलक कहलाते हैं, और ये बहुलक अनेक छोटी छोटी इकाइयों से निर्मित होते हैं। ये मुख्यतः पेट्रो रसायन के रासायनिक प्रक्रमण द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, और संश्लेषित रेशों को रसायन के उपयोग के आधार पर इन्हें रेयॉन, नायलॉन, पॉलिएस्टर तथा एक्रिलिक नाम दिए गए हैं। इनका मुख्यतः उपयोग बाल्टियां, फर्नीचर, रस्सी से लेकर वायुयान, जलयान, अंतरिक्षयान, स्वास्थ्य सेवा आदि में किया जाता है। और तो और आज प्लास्टिक के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। घर हो या बाहर प्लास्टिक सभी ओर है, परंतु प्लास्टिक पर्यावरण हितैषी नहीं है, क्योंकि इसका अपशिष्ट भूमि, जल अथवा वायु प्रदूषण करता है, क्योंकि यह जैव अनिम्नीकरणीय है। अतः हम प्लास्टिक का उपयोग बंद तो नहीं कर सकते, परंतु जितना हो सके कम से कम कर सकते हैं। तो हमें संश्लेषित रेशों और प्लास्टिक के बारे में जानकर एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि हम प्लास्टिक और संश्लेषित रेशों का उपयोग इस प्रकार करें कि हम इसके अच्छे गुणों का तो आनंद ले सकें और साथ ही सजीव समुदायों के
पर्यावरणीय संकट को न्यूनतम भी कर सकें। धन्यवाद।